नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब मैं एक पैरेललोग्राम यहां पे बना दूं। ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी साइड्स आपको दी हुई हैं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। मतलब ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। देखो पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे रेक्टेंगल भी यही होता है, बट रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगल में जो साइड्स के बीच में एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, बट पैरेललोग्राम के बीच में 90 डिग्री नहीं होता। ये डिफरेंस होता है। अब उसने पूछा एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 2 सेंटीमीटर। देखो ये लंबी वाली साइड है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि जो शॉर्टर वाली साइड्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाला जाता है, बेस इंटू हाइट। अगर पैरेललोग्राम के एरिया की बात करूं तो वो होता है बेस इंटू हाइट। तो आपको पता है कि ये बेस है और ये हाइट होगी, तो बेस कितनी होगी 5 और हाइट कितनी होगी 2, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बट अगर मैं इसको बेस मानूं, इसको बेस मानूं और इसको हाइट मान लूं, तो ऐसा मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ऑफ कोर्स कर सकता हूं। देखो अब अगेन मैं एरिया निकाल सकता हूं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो 10 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सेम पैरेललोग्राम की बात हो रही है। तो एरिया पैरेललोग्राम होता कितना है, बेस इंटू हाइट इक्वल टू 10। बेस अब आपको 4 कंसीडर करनी है और हाइट ये वाली, तो इसको मैं h का h लिखूंगा 10, और यहां पे हाइट की हो जाएगी 10/4, दैट इज 5/2, दैट इज 2.5। जो इसका आंसर होगा 2.5 होगा, 5 होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने एरिया को इक्वेट कर दिया है। एरिया ऐसे भी निकल सकता है, अगर मैं ये वाली बेस कंसीडर करूं और ये हाइट करूं तब भी जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा बेस इंटू हाइट ही होगा। बट अगर मैं ये वाली बेस कंसीडर करूं और ये हाइट कंसीडर करूं तब भी बेस इंटू हाइट ही होगा एरिया। तो इस वाले बेस को और हाइट को मैंने यूज कर लिया एरिया निकालने के लिए, और इस वाला ये जो एरिया निकला इसी एरिया को इक्वेट कर दिया ये वाला एरिया निकालने के लिए। बट एरिया जो है वो बराबर ही रहेगा, इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 10 होगा। यहाँ पे भी मैंने बेस इंटू हाइट यूज किया। बेस आपको पता था 4 सेंटीमीटर थी, हाइट क्या होगा, हाइट बेसिकली इन छोटी वाली जो शॉर्टर साइड थी उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वही हाइट होगी, तो उसको मैंने एज इट इज h लिखा और h की यहाँ पे वैल्यू आई 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.7 सेंटीमीटर इज 27.2। मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस है आपको 5.7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बोला है कि जो सर्कल का सेक्टर है उसका जो पेरीमीटर है वो है 27.2। ये गिवन है आपको, और आपको पूछा जा रहा है कि सेक्टर का एरिया कितना होगा। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, अगर मैं यहां पे कोई भी 2 रेडियाई बना लूं, जैसे एक रेडियस मैंने ये बना दिया और एक रेडियस मैंने ये बना दिया, 2 रेडियाई, और ये जो आर्क होती है, आर्क क्या होती है बेसिकली सर्कल के एक छोटे से पार्ट को आर्क कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये सर्कल की जो बाउंड्री है उसके छोटे से पार्ट को क्या कहा जाता है, आर्क कहा जाता है। तो जो 2 रेडियाई और आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसको सेक्टर कहा जाता है। सबसे पहली बात ये है। ठीक है, 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में जो भी एरिया होता है उसको क्या कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है। तो हमें इसी का एरिया पूछ रहा है बेसिकली, और क्वेश्चन में और गिवन क्या है कि रेडियस कितना है सर्कल का 5.7 सेंटीमीटर और ये भी 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर दिया हुआ है हमें सेक्टर का। देखो सेक्टर का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। देखो अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो ये सेक्टर है OAB, ये सेक्टर है, और इसकी बाउंड्री कौन सी है OAB, ये इसकी बाउंड्री है। ये जो मैं शेड, ये जो डार्क लाइन कर रहा हूं ये बाउंड्री है इसकी। ठीक है, आपको पता है ये 5.7 सेंटीमीटर है, ये भी 5.7 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा ये मैं निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि पेरीमीटर टोटल कितनी है, वो दिया हुआ है 27.2। देखो 27.2 दिया हुआ है पेरीमीटर पूरे सेक्टर का, और 5.7 जो है और ये 5.7 जो है ये रेडियस है। तो अगर मैं 5.7 को ऐड करूं तो ये बनेगा 11.4। तो अगर मैं 27 माइनस 27.2 में से 11.4 को माइनस कर दूं तो आएगा 15.8। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आर्क है ये 15.8 सेंटीमीटर की है।
ठीक है, ये आर्क जो है ये 15.8 सेंटीमीटर की है। अब आपको पूछा क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है आपको। देखो मैं एरिया ऑफ सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। देखो अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो आपको थीटा पता होना चाहिए, बट आपको थीटा गिवन नहीं है। बट एक चीज वो उसने गिवन दी हुई है, वो है कि जो आर्क की लेंथ है वो कितनी है। तो देखो मैं यहां से लेंथ ऑफ आर्क, अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो आपको तो ये भी एक फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। वो फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये होता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फार्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। देखो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, उसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट है थीटा अपॉन 360 की। तो मैं क्या करूंगा कि थीटा अपॉन 360 यहां से निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि आर्क की लेंथ मुझे पता है वो आई है 15.8, तो यहां पे मैं 15.8 लिख दूंगा, और यहां पे 2 पाई आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इधर आके इसको डिवाइड कर दूंगा, 2 पाई और आर कितना है 5.7। तो यहां से मैंने क्या किया कि थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकाल दी, थीटा की वैल्यू नहीं निकाली, थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकाल दी। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे ये थीटा अपॉन 360 की वैल्यू पता चल गई है, मैं इस पूरी की पूरी वैल्यू को उठा के यहां पे पटक दूंगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा, देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा, कितनी आएगी 15.8 और 2 पाई 5.7, और आगे लिखा हुआ है पाई, पाई को मैं एज इट इज रहने देना मतलब रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि नीचे भी पाई है तो वो कैंसिल हो जाएगा, और आर कितना है 5.7। तो देखो 5.7 और 5.7, ठीक है, यहां पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, सॉरी मैंने 2 को कैंसिल कर दिया, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और 5.7 कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर मैं 15.8 को 2 से काट दूं तो 2 7 14 और 2 9 18, तो बचे क्या 79, मतलब 7.9 और 5.7, ये दो बचे। ठीक है, अगर देखो अगर आपने आंसर निकालना है तो आप डायरेक्ट 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 7 9 होता है 63, मतलब आपको ये पता चल गया कि एंड वाला जो डिजिट है वो 3 आने वाला है। तो देखो किसी के भी एंड में 3 है, यस ये वाला जो है इसके एंड में 3 है, तो इसका ऑप्शन मतलब इसका जो आंसर होगा वो 45.03 होगा, और आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो आप बस यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वहां पे चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीन्स हैं ए और बी, ए वाली जो मशीन है वो 800 क्लिप्स बनाती है 4 आवर्स में, और बी वाली जो मशीन है वो 800 क्लिप्स बनाती है 5 आवर्स में। अब वो कह रहा है कि इफ दे वर्क ऑल्टरनेटिवली, अगर वो ऑल्टरनेटिवली काम करें 1 घंटे के लिए, मतलब पहले ए करे या बी करे, तो आपको बताना है बी स्टार्टिंग फर्स्ट, मतलब उसने पहले बोल दिया होगा कि बी पहले करेगा, तो आपको बताना है कि 800 क्लिप्स जो हैं वो कितने टाइम में प्रोड्यूस होंगी। सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं ए की बात करूं यहां पे और ये बी की बात करूं, देखो 4 आवर में ए जो है वो 800 क्लिप्स बनाता है, और 1 आवर में कितनी बनाएगा 2000 बनाएगा। अगर मैं बी की बात करूं तो बी जो है वो 5 आवर्स में 800 क्लिप्स बना रहा है, तो 1 आवर में कितनी बनाएगा 1600 क्लिप्स बनाएगा। सिंपल सी बात। अब उसने बोला हुआ है कि ये जो ए और बी हैं मशीन्स जो है ये ऑल्टरनेटिवली काम करेंगी, और बी सबसे पहले काम करेगा। तो देखो अगर बी को सबसे पहले काम करने आएगा अगर बी, तो आपको पता है कि बी 1 घंटे में कितनी बनाता है 1600 बनाता है, तो 1 घंटे में 1600 बन जाएंगी। अब बी के बाद काम आएगा नेक्स्ट और करने के लिए ए, तो ए जो बनाएगा 1 घंटे में वो 2000 बनाएगा। ठीक है, हमारे पास बन कितनी गई है 3600। अब दोबारा बी आएगा, बी कितनी बनाएगा 1600, और 1 घंटे के बाद दोबारा कौन आएगा फिर ए कितनी बनाएगा 2000, तो कितनी बन गई है 3600। अब देखो बन कितनी गई है टोटल, हमें बनानी है 800 क्लिप्स बनानी है, बन गई है अभी 7200, मतलब हमें कितनी चाहिए 800 क्लिप्स हमें और बनानी है। और आपको पता है कि 1 घंटे में जो बी है वो 1600 क्लिप्स बनाता है, तो आधे घंटे में कितनी बनाएगा 800। तो जैसे ही 800 क्लिप्स बना दी तो हमारी जो क्लिप्स हो गई वो हो गई 8
1000 और हमें इतनी ही बनानी थी। अब उसने पूछा है कि कितने टाइम लगा। देखो बी आया 1 घंटे काम किया तो 1600 क्लिप्स बना गया, फिर ए आया 1 घंटा काम किया 200 क्लिप्स बना गया, मतलब 2 घंटे यहाँ पे लग गए। 1 घंटा फिर बी ने काम किया और 1 घंटा फिर ए ने काम किया तो 4 घंटे हो गए। अब यहाँ पे 800 क्लिप्स बनाने के लिए बी ने पूरा दिन नहीं लिया, सॉरी पूरा मतलब 1 घंटा नहीं लिया, हाफ एन आवर लिया है, तो हाफ एन आवर ऐड कर लो 4 में, तो मतलब इसका जो आंसर होगा वो 4.5 आवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोर्टयार्ड है, उसकी डायमेंशन दी हुई है आपको, 15 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर वाइड है, मतलब ये डायमेंशन दी हुई है। तो आपको क्या करना है कि उस पर ब्रिक्स यूज करनी है, ठीक है, मतलब ईंटें यूज करनी है, और ईंटों की डायमेंशन दी हुई है आपको 20/10 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि कितनी ब्रिक्स हमें चाहिए होंगी उस कोर्टयार्ड को कवर करने के लिए। जैसे कहने का मतलब ये हमारे पास एक फ्लोर है, ठीक है, और फ्लोर में हमने क्या लगाना है, हमें ब्रिक्स यूज करनी है। और आपको पता है कि ब्रिक्स जो होती हैं वो क्यूबॉइड की शेप में होती हैं, और जो क्यूबॉइड की जो फेसिस होती हैं वो रेक्टेंगल शेप में होती हैं। तो मतलब वो जो ब्रिक आपको दिया हुआ है ना, कि जो लेंथ और ब्रेथ आपको जो दी हुई है वो बेसिकली उस रेक्टेंगल की डायमेंशन गिवन है। तो आपको क्या करना है कि उस रेक्टेंगल को यूज करना है बेसिकली उस फ्लोर को कवर करने के लिए। तो आपको क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन आपको जब कभी भी आए तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालते हैं, आपका जो एरिया होगा कोर्टयार्ड का एरिया कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और जो किसका एरिया होगा, ब्रिक का, जिसको आपको मतलब जिससे आपको कवर करना है उस कोर्टयार्ड को, ब्रिक से कवर करना है। तो ब्रिक का जो एरिया होगा, ब्रिक का एरिया कहने का मतलब ये हुआ कि जो फेस ब्रिक का उस कोर्टयार्ड को कवर करेगा, दैट इज रेक्टेंगल, तो उसका एरिया से डिवाइड कर देना, तो ये भी होएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आपको देखो, आप देखो कि कोर्टयार्ड की लेंथ कितनी है 15 और ब्रेथ कितनी है 10, और ब्रिक की अगर मैं बात करूं तो 20 है और ब्रेथ की बात करूं तो 10 है। बट एक चीज नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो ऊपर वाली डायमेंशन है ये मीटर में और नीचे वाली डायमेंशन जो है वो सेंटीमीटर में, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 15 इंटू 10, और ये जब 10 और 10 मल्टीप्लाई होकर ऊपर चले जाएंगे 100 बन जाएगा, और नीचे बच जाएगा 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर सॉरी काट देंगे, 10 को 2 से काट देंगे तो 5 आएगा, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, और 0 के 0, तो 7500 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का है, कह रहा है कि 25 स्टूडेंट्स का जो फिजिक्स में मार्क्स हैं उनकी जो एवरेज है वो 20 है। फिर आगे उसने बोला है कि पहले जो 12 स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एवरेज मार्क्स हैं वो 16 है, और लास्ट वाले जो 12 स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एवरेज है वो 24 है। तो आपको बताना है कि जो 13th वाला स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने हैं। सो आपको पता है कि देखो एवरेज होता है टोटल एवरेज, देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस तरह का होता है एवरेज। और आपको पता है कि 25 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है 20, तो देखो एवरेज मैंने क्या बोला कि एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो आपको पता है कि एवरेज कितनी दी हुई है 20 दी हुई है, और स्टूडेंट्स कितने हैं 25, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, कहने का मतलब सम ऑफ मार्क्स ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो 25 इंटू 2 हो गया 500, तो मतलब 25 स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स लिए हुए हैं उनका अगर मैं सम करूं तो वो आता है 500, ठीक है, सब मिलके आता है 500। अब आप देखो पहले 12 स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखो अगर मैं पहले 12 स्टूडेंट्स की बात करूं, जैसे x1 x2 ये 12 स्टूडेंट्स जो हैं, अगर मैं इनके सम की बात करूं, बिल्कुल सेम फॉर्मूला यहां पे मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको पता है कि 12 स्टूडेंट हो तो यहाँ पे 12 आएगा, और उनकी एवरेज दी है 16, तो मैं 12 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 16 2 से होता है 32, और ये हो गया 192, ठीक है। तो इनका सम आया 192। अब मैं लास्ट वाले 12 स्टूडेंट्स की बात करूं तो लास्ट वाले 12 स्टूडेंट्स कौन से हुए, लास्ट वाले 12 स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि टोटल 25 स्टूडेंट है, तो लास्ट वाले जो 12 स्टूडेंट होंगे उनका जो सम होगा, ठीक है, उनका जो सम होगा वो कितना होगा, उनकी एवरेज दी हुई है 24, तो 24 को आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 12 4 48, 24 एंड 288, ठीक है। अब आप देखो कि टोटल 25 स्टूडेंट्स का जो सम था वो 500 था,
ठीक है, मार्क्स का सम की बात कर रहा हूं। और पहले जो 12 स्टूडेंट थे उनकी मार्क्स का सम था 192, और जो लास्ट वाले 12 स्टूडेंट थे उनके मार्क्स का सम था 288। तो अगर मैं 192 और 288 को ऐड कर दूं तो ये आएगा 480। ठीक है, ये आएगा 480। और आपको पता है ये जो 480 है ये 24 स्टूडेंट्स का मार्क्स का सम है, 24 स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम है, और ये 25 स्टूडेंट के मार्क्स का सम है। तो मतलब 500 में से अगर मैं 480 माइनस कर देता हूं तो बचेंगे 20। इसका मतलब जो 13th वाला स्टूडेंट है उसके जो मार्क्स होंगे वो 20 होंगे। एक बार रिपीट कर देता हूं दोबारा से कि एवरेज जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहली जो लाइन लिखी हुई थी वहां पे लिखा हुआ था कि 25 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स की एवरेज है वो है 20। तो यहां पे एवरेज की जगह मैंने 20 लिख दिया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 25, तो 25 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सम ऑफ मार्क्स आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 25 स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो 500 है। फिर उसने बोला था कि पहले जो 12 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज है 16। तो यहां से मैं इनका सम निकाल सकता था कि सॉरी 12 जो पहले 12 स्टूडेंट हैं उन्होंने जितने भी मार्क्स लिए उनका सम कितना है, तो वो मैंने निकाल दिया, वो आया 192। और जो लास्ट वाले 12 स्टूडेंट थे उनकी जो एवरेज थी मार्क्स की वो थी 24, तो मैंने उनका भी सम निकाल दिया 24 × 12, सेम फॉर्मूला यूज करके। फिर मैंने देखा कि ये जो मार्क्स हैं, मार्क्स का जो सम है ये 24 स्टूडेंट्स का है, और वो वाला जो है ये 25 स्टूडेंट्स का है। तो अगर मैं इन दोनों को डिफरेंस कर दूं, मतलब माइनस कर दूं, तो जो स्टूडेंट बच जाता है बीच वाला उसके मार्क्स आ जाएंगे, और वो है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ फादर मदर सन एंड डॉटर इज 16 ईयर्स। कह रहा है कि फादर मदर सन और डॉटर की जो एवरेज एज है वो 16 ईयर्स है। तो जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, मैं आपको आपको ये चीज़ निकालनी है कि उनकी सम कितना है, मतलब उनकी एज का सम कितना है। तो सम निकालने के लिए आपको पता है कि एवरेज को टोटल नंबर ऑफ जितने भी मेंबर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 × 4, क्योंकि फादर मदर सन और डॉटर जो है वो 4 है, तो 16 × 4 आप करोगे तो 64 ईयर्स 64 ईयर जो है वो उनकी एज आ जाएगी। अगर मैं इनके सम की बात करूं तो मतलब मदर फादर सन और डॉटर की सबकी एज मिलाऊं तो उनका जो सम होगा वो 64 ईयर्स होगा। ठीक है, एवरेज से आपको सबसे पहले ये बात निकाल लेनी है। ठीक है, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फादर मदर सन और डॉटर की जो टोटल सम है एज का वो 64 है। अब देखो उसने बोला हुआ है फादर इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। ठीक है, फादर की जो एज है, मतलब वो जो फादर है वो सन के कंपैरिजन में 5 टाइम्स है, और मदर जो है वो डॉटर के कंपैरिजन में 6 टाइम्स है। तो मान लेते हैं कि जो सन है वो एस ईयर्स का है और जो डॉटर है वो डी ईयर्स की है। ठीक है, ये इनकी प्रेजेंट एज मान के चलते हैं। तो फादर की एज कितनी होगी, फादर की एज होगी 5 टाइम्स किसके, सन की एज। तो सन की एज कितनी, एस, 5s। फादर की एज मैंने मान ली 5s। और मदर की एज कितनी होगी, मदर की एज उसने बोला हुआ है 6 टाइम्स है, 6 टाइम किसके, डॉटर के। ठीक है, तो सन की एज एस ईयर्स है, डॉटर की एज डी ईयर्स है, फादर की जो एज है वो 5s हो गई और मदर की जो है वो 6d हो गई। ठीक है, ये प्रेजेंट एज की बात चल रही है। अब उसने बोला है देखो, अब देखो हमें ये भी गिवन है कि इनकी एजेस का सम 64 है, तो मैं यहाँ पे ये पुट कर सकता हूँ वैल्यू। फादर की एज कितनी है 5s, तो मैं यहाँ पे 5s लिखने वाला हूँ। मदर की एज कितनी है 6d, तो मैं यहाँ पे 6d लिखने वाला हूँ, और s और d को मैं एज इट इज लिखने वाला हूँ। ठीक है, 5s और ये s कितना हो गया 6s हो गया, और 6d और 1d कितना हो गया 7d हो गया, और टोटल हो गया 64। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे बाद में, ये निकाल लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। उसने बोला कि आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट एज के 3 साल के बाद बात कर रहा है कि 3 साल के बाद क्या होगा। ठीक है, 3 साल के बाद ये होगा कि जितने भी मेंबर हैं उन सब की एज जो है वो 3-3 साल बढ़ जाएगी। जो सन की एज हो जाएगी वो s+3 हो जाएगी, डॉटर की एज d+3 हो जाएगी, फादर की एज 5s+3 हो जाएगी, और मदर की एज जो है वो 6d+3 हो जाएगी। ये चीज हमने यहां से निकाल ली। अब उसने क्या बोला है कि मदर जो है 3 साल के बाद अगर मैं बात करूं तो मदर की जो एज हो जाएगी वो थ्राइस हो जाएगी सन के। तो मतलब देखो मदर की एज थी 6d+3, 3 साल के बाद अगर मैं बात करूं मदर की जो एज थी वो 6d+3 होती, बट उसने कहा कि वो किसके मतलब 3 टाइम्स हो जाएगी सन के। तो 3 टाइम्स हो जाएगी सन के, और सन की एज कितनी हो गई है s+3। तो यहां से एक और इक्वेशन आ जाएगी 6d+3
और 3s और 3 3 ज़ा 9। यहाँ से अगर मैं निकालूँ 6d और प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 3s और 6d माइनस 6 इज इक्वल टू 3s और यहाँ से अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ तो बचेगा d माइनस 1 3s और ये कट जाएगा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। तो यहाँ से मैंने क्या निकाला कि s की जो वैल्यू आई वो आई 2d माइनस 2। ठीक है, s की जो वैल्यू आई वो 2d माइनस 2 आई और आपको पता है कि एक इक्वेशन मेरे पास ये है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से जो s की वैल्यू निकली है वो इधर पुट करने वाला हूँ। और s यहाँ पे है क्या है, s जो है वो सन की एज है, तो यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ। तो इसको इक्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 7d इक्वल टू 64। तो s की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 2d माइनस 2 प्लस 7d इक्वल टू 64। अब 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 20, 6 2 ज़ा 12 अगेन यहाँ पे प्लस 7d इज इक्वल टू 64। अब देखो ये 12d है और ये 7d है, तो टोटल हो गए 19d और 64 और 12 कितने हो गए 76। तो 19d इक्वल टू हो गया 76, तो d की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, d की वैल्यू होगी 4, मतलब डॉटर की जो एज आई वो 4 आई। तो d मैंने माना क्या था कि d जो है वो प्रेजेंट एज थी डॉटर की। अब उसने पूछा क्या कि बताओ फादर की प्रेजेंट एज कितनी है। देखो फादर की प्रेजेंट एज ये है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि ये s जो है ये एज है सन की, d जो है एज है डॉटर की, और फिर उसने बोला था कि जो फादर है वो 5 टाइम्स है सन के, तो मतलब ये फादर की एज है। तो आप d की वैल्यू 4 पुट करो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आएगी मदर की पहले। ठीक है, सो जो मदर की एज आएगी वो आएगी 6 इंटू 4 24। ठीक है, 24 ईयर्स आएगी। अच्छा, अब मदर की एज मुझे पता चल गई है, डॉटर की एज मुझे पता चल गई है। ठीक है, तो अब यहां से हम सन की एज निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि डॉटर की आई है 4, तो यहां से आएगी 2, डॉटर की आई है 4, यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 2 6, तो मतलब सन की जो एज आई है वो 6 ईयर आई है। अब सन की मुझे पता चल गई है तो मैं फादर की भी निकाल सकता हूं। तो 5 इंटू 6 दैट इज 30 ईयर्स। तो जो फादर की एज होगी वो 30 ईयर्स होगी और इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये, बट अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है। क्वेश्चन है कि एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कहने का मतलब ये हुआ कि 52 कार्ड्स हैं आपके पास, उसमें से एक कार्ड आपने निकाला, तो आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ इधर ए हार्ट और ए डायमंड। आपको मैंने बताया था कि जो 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, वो 52 कार्ड जो हैं वो 4 सूट में डिवाइडेड होते हैं। उसमें जिसमें एक स्पेड होता है, एक सूट स्पेड होता है, एक डायमंड होता है, एक हार्ट होता है और एक क्लब होता है। और हर एक सूट में 13-13 जो हैं वो पत्ते होते हैं। ठीक है, 13-13 जो हैं कार्ड्स होते हैं। ठीक है, आपको पूछा है कि इधर ए हार्ट और ए डायमंड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि और जब भी आए आपको क्या करना है प्लस, और जब भी एंड आए तो आपको क्या लेना है कॉमन। आपको क्या लेना है कॉमन। ठीक है, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है हार्ट आने की भी और डायमंड आने की भी। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आपको पता है कि हार्ट वाले कितने पत्ते होते हैं 13 होते हैं, और डायमंड वाले कितने होते हैं। देखो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए हार्ट और ए डायमंड। तो हार्ट वाले कितने हैं 13 पत्ते हैं और डायमंड वाले भी कितने हैं 13, तो टोटल कितने पत्ते हो गए 26। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा था और वाले में आपको प्लस करना होता है, और एंड वाला अगर केस हो तो आपको कॉमन देखना होता है। तो हो गए 26 और टोटल कितने हैं 52 कार्ड्स, तो 26 1 जा 26 2 जा, तो इसका आंसर होगा 1/2। तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मेस देयर वर 40 इनमेट्स, मतलब एक मेस में 40 लड़के हैं या कुछ भी मान लो आप। एज 5 मोर हैव ज्वाइंट द एवरेज एक्सपेंसेस वर डिक्रीज बाय 1। कहने का मतलब ये हुआ कि एक मेस में 40 बंदे हैं और 40 बंदे हैं तो कुछ खाते होंगे और कुछ खाते होंगे, इट मीन्स कि उनका खर्चा होता होगा, तो कुछ एवरेज उनका खर्चा होगा। फिर कह रहा है कि 5 और लड़के आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एवरेज एक्सपेंसेस है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाता है 1 रुपये से। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जितना भी एक्सपेंस होता था एवरेज, ठीक है, अब 5 लड़के आने से उनका जो एवरेज एक्सपेंस है वो डिक्रीज हो जाता है 1 रुपये से। अब और उसने बोला है कि बट टोटल एक्सपेंस जो है वो 55 रुपीज से इंक्रीज हो जाता है। तो आपको बताना कि पहले जो एक्सपेंस था मेस का वो कितना था। देखो यहाँ पे 40 इनमेट्स हैं, तो अगर मैं बोलूँ इनकी एवरेज मैं मान लूँ कि x है,
ठीक है, मतलब एवरेज इनकी मैं मान लूं कि ये x रुपीस है इनकी एवरेज, ठीक है। तो यहां से मैं ये चीज निकाल सकता हूं कि जो ये इनका जो टोटल खर्चा होगा 40 लड़कों का वो कितना होगा 40x, ठीक है। एवरेज मैंने क्या की कि 40 इनमेट्स की एवरेज मैंने मान ली, एवरेज जो खर्चा था वो मैंने मान लिया x रुपीस, ठीक है। बट अगर मैं सम निकालूं इनका कि सारे के सारे जो 40 लड़के हैं उनका जितना भी खर्चा वो टोटल करते हैं वो आएगा 40x, क्योंकि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इनका सम आएगा 40x। फिर क्या रहा कि 5 लड़के और आते हैं, मतलब 5 लड़के और आते हैं और जिसकी वजह से जो एक्सपेंस है वो डिक्रीज हो जाता है 1 रुपए से। कहने का मतलब पहले एवरेज था x, अब एवरेज कितनी हो जाती है x माइनस 1 रुपीस, ठीक है। और लड़के कितने हो जाते हैं 45, ठीक है। तो अब इनका अगर मैं सम निकालूं, मतलब टोटल खर्चा निकालूं 45 लड़कों का, तो 45 इंटू एक्स माइनस 1, सेम फॉर्मूला यूज किया मैंने, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और आपको पता है कि एवरेज, जैसे इस केस में मैंने सम कैसे निकाला, एवरेज मैंने x मान ली थी और नंबर कितना था 40 था, तो 40 इंटू एक्स कितना हो गया सम। सिमिलरली इस केस में एवरेज 1 से डिक्रीज हो गई थी तो x माइनस 1 होगी, और लड़के कितने हो गए थे 5 और बढ़ गए थे, मतलब 45 लड़के हो गए थे, और यहाँ पे मैंने एवरेज कितनी ले ली x माइनस 1 और 45 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सम आ गया। ये सम क्या है, ये सम है कि जितना इन्होंने खर्चा किया सब ने मिलके। अब आगे उसने कंडीशन ये दी हुई है कि इनका जो टोटल खर्चा है वो इंक्रीज हो जाता है 55 रुपीज, मतलब जब ये 5 लड़के आ जाते हैं एवरेज तो 1 रुपए से कम हो जाती है, बट टोटल जो खर्चा है वो 55 रुपए से बढ़ जाता है। कहने का मतलब इन दोनों खर्चों में, क्योंकि ये एक्सपेंसेस ही तो है, इन दोनों एक्सपेंस में जो डिफरेंस है वो 55 रुपीस है। तो अगर मैं 45x माइनस 1 में से 40x माइनस कर दूं तो इट मीन्स वो 55 के इक्वल आएगा। कहने का मतलब उसने बोला है कि जो इनका टोटल एक्सपेंस था वो इंक्रीज हो जाता है 55 रुपीस, मतलब पहले ये जितना भी खर्च करते थे अब ये 55 रुपीज ज्यादा करते हैं, मतलब इसका और इसका जो डिफरेंस है वो 55 है। अब यहां से इसको सॉल्व करो, 45x माइनस 45 माइनस 40x इज इक्वल टू 55, 45x में से 40 चले गए तो मीन्स 5x बचा, और यहाँ पे 45 नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा तो बन जाएगा 100, और x की वैल्यू आएगी 20। मतलब पहले जो एवरेज थी वो 20 थी, और उसने पूछा क्या कि व्हाट वाज द टोटल इनिशियल एक्सपेंस ऑफ द मेस, कि टोटल एक्सपेंस कितना था, मतलब कितना खर्चा था मेस का। तो आप यहां से निकाल सकते हो 40 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 20, तो ये आएगा 800। तो इसका जो आंसर था वो था बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और मे बी शायद बच्चों ने ये ठीक भी किया हो बट मुझे नहीं लगता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 म्यूजिशियंस आपको सिलेक्ट करने हैं, 3 बॉय 2 गर्ल्स और 4 चिल्ड्रन में से, और आपको यह बताना है कि जो आप 4 म्यूजिशियन सिलेक्ट करेंगे क्या चांसेस हैं कि उन दोनों, मतलब उन चारों में से 2 जो हैं वो बच्चे हों। ये आपको इसके चांसेस निकालने हैं। तो चांसेस दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी चिल्ड्रन। तो इसमें मतलब ये इसमें जो टॉपिक यूज होता है, मतलब जो कंसेप्ट यूज होता है वो होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो आई थिंक कल वाली वीडियो में आपको जतिन सर ने बताया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम तब यूज करते हैं जब हमें सिलेक्शन करनी हो, मतलब 10 बच्चे हैं हमारे पास और हमें 7 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो हम कितने वेज में उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन। और इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसा ही दिया हुआ है आपको कि 3 बॉयज 2 गर्ल्स और 4 चिल्ड्रन में से आपको 4 जो हैं वो चूज करने हैं, तो कितने वे में आप चूज कर सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनसीआर, एन यहाँ पे डिनोट करता है टोटल और आर जहाँ पे डिनोट करता है जितने आपको चूज करने हो। तो देखो कितने बच्चों में, मतलब कितने लोगों में से आपको 4 म्यूजिशियन चूज करने हैं, 3 बॉयज 2 गर्ल्स और 4 चिल्ड्रन, मतलब टोटल कितने हुए 2 + 3 + 4 हो गए 9, मतलब 9 में से आपको चूज कितने करने हैं 4। तो कितने वे में आप चूज कर सकते हो वो यहां से निकलेगा कि कितने वे में आप उनको चूज कर सकते हो। तो 9C4 को आप मतलब कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहां पे लिखा हुआ है 9 और यहां पे लिखा हुआ है 4। तो यहां पे लिखा हुआ है जो 4 नंबर लिखा हुआ है, ये आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है 9 को 4 टाइम्स पीछे ले जाना है, मतलब 9 × 8 × 7 × 6, ठीक है। और यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है और उसको 4 मतलब 4 को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह से। जैसे अगर सपोज करो 8C3 लिखा होता तो इसको कैसे सॉल्व करते, 8 को 3 टाइम्स पीछे ले जाओ, 8 × 7 × 6 और 3 को रिवर्स ले जाओ 3 × 2 × 1, इस तरह से। तो इसको सॉल्व करो, 4 × 2 = 8, 2 2 कैंसिल हो गया, 3 3 = 9। तो आप देखो
कि ये बनेगा 6 7 जा 42 और 42 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 126। मतलब आप कहने का मतलब ये हुआ कि 4 म्यूजिशियन को अगर आप 3 बॉयज 2 गर्ल्स और 4 चिल्ड्रन में से 4 म्यूजिशियन को आप चूज करना चाहते हैं तो इतने वे में चूज कर सकते हो। बट आगे उसने क्या बोला है कि जो 4 आप म्यूजिशियन चूज करोगे उनमें से मतलब क्या चांसेस है कि उनमें से जो 2 होंगे वो चिल्ड्रन होंगे। तो देखो हमें क्या करना है कि चिल्ड्रन 2 होने चाहिए। मतलब कितने में से 2 होने चाहिए? 4 में से। तो अगेन हम 4C2 निकालेंगे। ठीक है, 4C क्या निकालेंगे? 2 निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पूछा गया है कि कितने चांसेस होंगे कि जो दो मतलब जो हम 4 म्यूजिशियन सेलेक्ट करेंगे उनमें 2 जो हैं वो चिल्ड्रन होंगे। तो हम ये तो हमने निकाल दिया कि टोटल वे हम कितने मतलब कितने तरीकों से हम 4 म्यूजिशियन को सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 बॉयज 2 गर्ल्स और 4 चिल्ड्रन में से। बट आगे उसने कंडीशन दिया है जिसकी हमें चांसेस निकालने हैं कि 4 म्यूजिशियन में से 2 चिल्ड्रन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो 4C2 मतलब कैसे सॉल्व करेंगे? 4 को 2 टाइम्स पीछे ले जाओ, 2 को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, मतलब 6 वेज में। ठीक है, 6 वेज में। अच्छा, 2 तो सेलेक्ट हो गए। ठीक है, 2 जो हैं वो 6 वे में सेलेक्ट हो सकते हैं, 2 चिल्ड्रन 6 वे में सेलेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमें 2 सेलेक्ट नहीं करने हैं, हमें 4 सेलेक्ट करने हैं। अब बाकी जो 2 बच गए हैं वो बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकते हैं। तो आप देखो कि बॉयज कितने और गर्ल्स कितने हैं? 5। तो टोटल कितने? 5। और हमें 5 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, वो बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस अपनी कंडीशन को देखना है। हमारी कंडीशन में 2 चिल्ड्रन होने चाहिए एग्जैक्टली। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 को 2 बार मतलब 2 स्टेप पीछे ले जाइए, 5 इंटू 4 और 2 इंटू 1, तो 2 2 जा तो मतलब 10 वेज में। ठीक है, अब आपको क्या चांसेस पूछे हैं? आपको पूछा द चांस दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी चिल्ड्रन। अब 2 उनमें से चिल्ड्रन होने चाहिए, 2 उनमें से चिल्ड्रन होने चाहिए। और आपने देखा कि कितने वे में चिल्ड्रन हो सकते हैं? 6 वे में चिल्ड्रन हो सकते हैं। अब बाकी जो 2 हैं वो क्या होने चाहिए? वो कुछ भी हो सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स। और वो उनके आने की कितनी चांसेस हैं? वो कितने वे में आ सकते हैं? 10 वेज में। तो 6 इंटू 10। ठीक है, अब टोटल वेज कितने हैं? 126। तो आप इसको सॉल्व करें, 6 1 जा 6 2 जा 21 और 10/21, और इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स है। ठीक है, जब हम उनको शफल कर रहे थे तो 2 कार्ड्स जो हैं वो एक्सीडेंटली गिर गए। एक्सीडेंटली मतलब जानबूझ के नहीं गिरे, अचानक से ऐसे ही गिर गए। तो आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो मिसिंग कार्ड्स हैं मतलब जो गिर गए हैं वो डिफरेंट कलर्स के होंगे, ये आपको बताना है। देखो टोटल अगर कलर की बात करूं तो 2 ही तरह के कलर्स होते हैं कार्ड्स में, एक रेड कलर्स वाले और एक ब्लैक कलर्स वाले। ठीक है, 2 ही तरह के कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स में से, जिनमें से 26 जो कार्ड्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और जो 26 कलर के मतलब जो 26 कार्ड्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ रेड कलर की बात करूं, जैसे सपोज करो कि जैसे ही वो शफल कर रहा था 52 कार्ड्स को, तो ऐसा हो सकता था कि पहले रेड वाला कार्ड गिरा हो। ठीक है, जब पहला रेड वाला कार्ड गिरा होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड वाला कार्ड गिरा होगा? ठीक है, देखो रेड वाले कार्ड हैं 26। ठीक है, तो 26 और टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52। तो रेड वाले कार्ड के गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 26/52 है। ठीक है, और दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे ब्लैक वाला कार्ड गिरा होगा, तो ब्लैक वाले कार्ड की प्रोबेबिलिटी गिरने की कितनी होगी? वो होगी 26, क्योंकि 26 ही पत्ते होते हैं। और अब नीचे आएगा 51। क्यों? क्योंकि एक पत्ता अब गिर चुका है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या बोला कि जैसे एक पत्ता गिरेगा, सपोज करो कि रेड वाला जो पत्ता है वो पहले गिरा है, तो यहां पे मैं डिनोट कर देता हूं कि ये पहले गिरा है, ये फर्स्ट नंबर पे गिरा है और ये सेकंड नंबर पे गिरा है। ऐसा हो सकता है ना कि पहले रेड वाला गिरे, तो जब पहले रेड वाला गिरेगा तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि रेड वाला गिरे? दैट इज 26/52। क्यों? क्योंकि 26 जो है वो पत्ते हैं रेड वाले और टोटल जो है वो 52 है। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड नंबर पे ब्लैक वाला गिरे? तो 26 ही ब्लैक वाले पत्ते हैं, बट अब टोटल कितने पत्ते रह गए? 51, क्योंकि एक जो है गिर चुका है। ठीक है, अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहला जो है वो ब्लैक वाला गिरे। ठीक है, पहला जो है वो ब्लैक वाला गिरे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी है 26, क्योंकि पत्ते जो हैं वो 26 हैं और टोटल कितने हैं? 52। ठीक है, और अब प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड नंबर पे जो गिरेगा रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? दैट इज 26/51।
ठीक है, 26/51। अब उसने यही पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मिसिंग कार्ड्स है वो डिफरेंट कलर्स के हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी है। अब देखो पहला क्या है, अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, है ना, ये मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है, आप समझ गए कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। देखो पहला क्या है, 26/52 मल्टीप्लाई 26/51, ठीक है, पहला ये हमने निकाला है। अब प्लस कर देना है ये वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 26/52 मल्टीप्लाई 26/51। अब सॉल्व कर लो, देखो 26/51 यहां पे भी 26/52 है और यहां पे भी 26/52 है, तो आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल सेम सेम ही है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं कि 2 इंटू, देखो अगर यहां पे मैं 26/52 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, देखो यहां से इस वाले लाइन से मैंने 26/52 कॉमन ले लिया तो बचा 26/51, और यहां से मैंने जब 26/52 कॉमन ले लिया तो बचा 26/51, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 26/52 इंटू यहाँ पे एलसीएम आएगा 51, और इनको आप ऐड करोगे तो आएगा 52, और आप देखोगे 52 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 26/51। तो इसका जो आंसर होगा वो सी पार्ट होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या बोला है कि आपको बताना था कि जो कार्ड मिस हो गए हैं, मतलब जो गिर गए हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफरेंट कलर्स क्यों। तो मैंने क्या बताया आपको कि दो तरह के कलर्स होते हैं 52 कार्ड्स में, एक तो रेड एक तो ब्लैक। पहला केस ये बनता है कि जो पहला वाला कार्ड गिरेगा वो रेड कलर का होगा, तो अगर पहला वाला कार्ड रेड कलर का गिरेगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड वाला गिरेगा, तो वो है 26/52। अब ऐसा हो सकता है कि दूसरा वाला जो कार्ड है वो ब्लैक वाला गिरेगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 26/51। सिमिलरली ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला वाला ब्लैक गिरे और दूसरा वाला रेड गिरे, तो उनकी भी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली और इनकी प्रोबेबिलिटी को हमने प्लस कर दिया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई कि जो टोटल हमारी प्रोबेबिलिटी है डिफरेंट कलर्स आने की वो रही, दैट इज 26/51। ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा था, जिसने किया बड़ी अच्छी बात है, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं।